नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब पटना में प्रदूषण की समस्या पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि आज से यहां हाईटेक शुरुआत हो गई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार को दो बड़ी सौगात दी। उन्होंने ग्रामीण इलाके के लिए 350 एम्बुलेंस की चाबी ड्राइवरों को दी। वहीं राजधानी पटना के लिए उन्होंने 50 सीएनजी बसों की शुरुआत की है। पटना में उन्होंने इसकी शुरुआत की और सीएनजी बसें राजधानी के अलग अलग रूटों पर चलती हुई आज से आपको नजर आएंगी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इन एम्बुलेंस की चाबी जो है वो ड्राइवर्स को सौंपी जाती हुई 350 लाभुक जिन्हें ये चाबी सौंपी गई। ये एम्बुलेंस गांव के दूर दराज इलाकों तक, ब्लॉक्स तक पहुंचेंगी। लोगों को सहूलियत होगी बीमारी में वैसी अवस्थाओं में अस्पताल पहुंचने के लिए, और जिसकी हरी झंडी दिखाकर यहां से रवानगी की गई अलग अलग रूटों पर। दिल्ली अगर बात करें राजधानी पटना की, तो यहां पर 50 सीएनजी बसें आज से नजर आएंगी आपको, जो किफायती दर पर हैं और हाईटेक हैं। भोजपुर से प्रदीप कुमार गुप्ता। तो बसों की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों को आने जाने में सुविधा हासिल होगी। इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी, और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था, और आज भी जो बस का शुरुआत किया गया है, इसमें भी हर तरह की सुविधा है। लोगों के बैठने की सुविधा है और लोगों के प्रोटेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। ये सब तो एम्बुलेंस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों को वो सहूलियतें हासिल होंगी जो दूर दराज के लोगों को अब तक नहीं नसीब हो रही थी। अस्पताल तक पहुंचना इन इलाकों के लोगों के लिए अब आसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही 800 और एम्बुलेंस की बिहार में शुरुआत की जाएगी। लिए गांव से भेजना पड़े अस्पताल, तो उसमें काफी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है, उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया, और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा, और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो वहीं जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि एक बार जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए। जातियों की सही स्थिति का इससे पता चलेगा। केंद्र में ये लेकर केंद्र से मैं इसके लिए अनुरोध भी करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज मीडिया के सवालों पर ये जवाब भी रखे गए और ये पूछा भी गया कि ये होना चाहिए। जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का ये बयान, जिसमें जातियों की सही स्थिति का पता चल सके, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। केंद्र से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जातिगत जनगणना सबके सामने हो, सबके सामने ये डेटा जो है वो आने चाहिए। 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं, 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे, 2019 में भी और 2020 में भी
तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बालू के खेल में जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई यूं ही होगी। दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। देख रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं और सबको कब्जा में रख करके, और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है, और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला है तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन जो उपयोग जरूरी है। और समस्तीपुर नाव हादसे में इस वक्त अपडेट सामने आता हुआ, जिसमें जो लापता 7 लोग थे उनमें से 6 लोगों के शव की बरामदगी कर ली गई है। एक शख्स की तलाश अब भी जारी है। 7 लोग लापता थे जिनमें 6 शवों को बरामद कर लिया गया है। एक की तलाश की जा रही है। NDRF की टीम बागमती नदी में इस वक्त ये सर्च अभियान चलाती हुई मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। आश्रितों को अब 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। सर्च ऑपरेशन में देरी की बात कही गई है। हालांकि कल्याणपुर के सीओ ने प्रशासन की लापरवाही से इनकार किया है। संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो जानकारी मिल रही है, NDRF की टीम सुबह ही आ गई थी और पेट्रोल पंप पर तेल जी नहीं, ये गलत बात है। घंटों इंतजार। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। लोगों को इसकी जानकारी भनक नहीं रहती है। एक्चुअल बात है कि वो हाजीपुर से मंगाएगी, वो पहुंची है। पहुंचने के बाद वहाँ उसको पेट्रोल दिला दिया गया है और पहुंचते ही यहाँ पर आ गया है। ये बात सर, एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो नाव पर ओवरलोडिंग होता है, जिसकी निगरानी के लिए कई बार जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया था वहाँ पर लोगों की तैनाती रहेगी और ओवरलोडिंग नाव पर ओवरलोड नहीं होने देखा जाए। एक बात सुना जाए, चूँकि इसमें स्थानीय लोग बैठ जाते हैं और शाम की समय थी, इसीलिए आदेश है कि 6 बजे के बाद नाव नहीं चलेगी। तो जो इस पार आ जाते हैं वो लोकल होने के कारण कहते हैं कि हम बैठ ही जाएंगे। और नाव वाला भी लोकल है, नाविक भी लोकल है, इसलिए वो रोक नहीं पाता है। और उस समय बादल हल्का हल्का बारिश बरसना शुरू हो गया था। नाव आगे गई और आगे जाने का एक बैग काफ़ी हवा आ गया थोड़ा देर के लिए, आंधी जैसा। तो सर, अभी जो मृतक है उनके आश्रितों के लिए कोई मुआवजा की घोषणा की गई है? अभी देखिए, वो सहाय नियम के अनुसार उसका 4 लाख उनको मिलेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से उनको 20,000 रुपया मिलेगा और मुखिया के द्वारा कबीर अंतोषी की तरफ से 2500 रुपये मिलेगा। तो जो सरकार की तरफ से आपदा के तहत यहाँ पर व्यवस्था है 4 लाख मुआवजा देने की, वो मुआवजा देने की बात मृतक के आश्रितों को कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिली है, जिसके कारण रेस्क्यू कार्य में काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा है। हालांकि प्रशासन की लापरवाही के मामले को लेकर के सीओ इनकार कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, 7 लोग लापता हुए थे। 5 के शव की पहले बरामदगी की गई, उसके बाद एक और शख्स की बरामदगी होती है। अब तक जो जानकारी आ रही है, 7 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी भी एक शख्स लापता है। लोग अपने के इंतजार
करते हुए नजर आए। परिजन जो हैं सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, वहीं अपनों को खोने वाले गम में डूबे हुए नजर आए। 2 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों से दर्द जो इनका है वो समझा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। दर्द इस बात का भी कि यहाँ पर जो टीम पहुंचने वाली थी उसने भी 14 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा दिया। अगर ये कोशिश शुरुआती वक्त में की गई होती तो शायद कुछ और जिंदगियों को बचाया जा सकता था। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, तस्वीरें जो कह रही हैं उन तस्वीरों को सीईओ, प्रशासनिक अधिकारी नकारते नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 14 घंटे से ज्यादा का वक्त अगर टीम को पहुंचने में लगता है तो बचने की उम्मीद किसी भी इंसान की उतनी ही कम हो जाती है। जी विवाह तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। अधिकारी भले नकार दे, जो अधिकारी इस चीज को नकार रहे हैं अभय पददास जो कल्याणपुर के सीईओ हैं, वो खुद घटना स्थल पर आज सुबह 10 बजे पहुंचे हैं। रात में आए थे और उसके बाद यहाँ से खाना पूर्ति करके चले गए। एसडीओ आए थे, वो लौट गए। एसडीओ कुछ देर पहले पहुंचे हैं और सीईओ सुबह 10 बजे पहुंचे हैं घटना स्थल पर। और 10 बजे तक सिर्फ एक थाना अध्यक्ष के हाथों में पूरा मामला था। लोगों का आक्रोश भड़क रहा था और अभी भी अधिकारी चकमहसी थाना परिसर में बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे 6 शव रखे हुए हैं जामापुर गांव के अंदर, वहां पर जाने का जहमत नहीं कर रहे हैं। लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। एसडीओ पहुंचे हैं, वो भी थाना पर बैठे हुए हैं। विवाह जानकारी क्या मिल रही है मुकेश? जो एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है, उसे लेकर क्या ये जो कोशिश इस वक्त हो रही है वो पर्याप्त दिखती है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इसकी उम्मीद और कम होती चली जाएगी। विवाह अब उम्मीद, जिंदा होने की उम्मीद लोगों ने छोड़ दी है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू शुरू की 14 घंटे बाद पहुंची थी और उसके बाद उसके द्वारा 100 को बरामद किया गया और दूसरे 100 की तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अधिकारी जिस तरह की लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं, वहां पर जो गांव के अंदर 600 अभी पड़े हुए हैं उसे वहां से ले जाके पोस्टमार्टम करवानी थी, लेकिन अधिकारी थाना परिसर में बैठे हुए हैं। वहां गांव के अंदर लोगों से बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लोग बड़े अधिकारी को ये अधिकारी थाने से उन लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हें इस बात का आभास है कि लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आएगी? लोग ये आरोप इन पर लगाएंगे कि आखिर आपको इतना वक्त क्यों लग गया, आप हमारी ही सेवा के लिए, हमारी ही जान बचाने के लिए, फिर आपको यहाँ पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? विभाग लोगों की नाराजगी इसी के लिए बढ़ रही है। अधिकारी अगर वहां पर सुबह से घटना स्थल पर हो जाते, रात में रेस्क्यू में दिक्कत हो रही थी। ग्रामीण 3-4 नाव से रात भर लापता लोगों की तलाश करते रहे। यहाँ पर थाना अध्यक्ष रात भर लोगों के साथ रहे, लेकिन जो वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे थे वो यहाँ से वापस चले गए। सीईओ को आने में सुबह 10 बज गया, जबकि कल्याणपुर मुख्यालय यहाँ से 8 किलोमीटर के लगभग में है और जिला मुख्यालय से एसडीओ अभी आधा घंटा पहले यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वहां पर नहीं गए हैं। लोगों से बात करने के लिए वहां पर नहीं गए। लोग डिमांड कर रहे हैं वरीय अधिकारी का आने के, डीएम के को वहां पे बुला रहे हैं, लेकिन वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे। वहां पहुंचे तो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो देखिए, लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, लोगों का गुस्सा इसलिए क्योंकि अधिकारी यहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इस वक्त तक भी ग्रामीणों के बीच में, पीड़ित परिजनों के बीच में मौजूद नहीं है, थाने परिसर में बैठे हुए हैं और उन लोगों तक पहुंचकर उनके दर्द को बांटने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें सांत्वना नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए इन शवों को भेजा नहीं गया। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के कई गांव में नदियों का कटाव जारी है। बायसी के मड़वा गांव में महानंदा नदी के तेज कटाव से बचने के लिए लोग खुद बांस की बल्ली डालकर कटाव रोकने के काम कर रहे हैं। यहां नदी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है, जिस वजह से कई घर अब तक नदी में विलीन हो चुके हैं। प्रशासनिक टीम की तरफ से जो काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं किया गया। मर रहा है, 5000 घर चला गया। नदी से मानवता से 5000 घर काट दिया। ये सरकार नहीं देखता है, 3 बार बोला दिया, चला गया। पत्थर देना होगा तब टिकेगा, यहाँ नहीं पत्थर देने से पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हम लोग बांस मांग करके चंदा के रूप से हम लोग महानंदा के किनारे में डाले हैं, तब लोग हम लोग बाल बच्चा लेकर के हम लोग सुरक्षित अभी हैं और हम लोग का खाने का सहारा नहीं है। हम लोग का कुछ मदद कीजिए। एक ठेकेदार है या कोई है डेगरवा साइड का,
वो आया था और यहाँ के कुछ आदमी को बोल करके गया कि बांस बले धुर करके रखो, लेकिन धुर करके रखी है, सब कुछ किया है, लेकिन वो आता ही नहीं कि हम लोग कुछ करें। महानदा 4 दिन से जो है मतलब कटाव जारी हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार जनता के साथ में दोहरी नीति कर रहा है और साथ साथ विभाग के पदाधिकारी, बाढ़ प्रबंधक के पदाधिकारी का उदासीनता कहिए, ये वर्ड नहीं तो मनमानी कहिए। MP साहब MLA साहब दोनों कहे कि फ्लड फाइटिंग का कार्य होगा, लेकिन फ्लड फाइटिंग का कार्य अब तक नहीं हुआ। और संवेदक का जो है कुछ लोग आए और बांस का कीमत सुन करके वो चले गए। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ जबरदस्त तबाही मचा रही है। बाढ़ के कहर के बीच अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी स्थिति कैसी होगी, इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। ये तस्वीर जो है वो आपको इनके दर्द के बारे में बयां करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर जीना कितना मुश्किल है, कैसे यहाँ पर लोगों की जिंदगी कट रही है। ये तस्वीर कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड के अकौन गांव की है, जहां खेलने के दौरान एक बच्चा गिर गया और उसका हाथ टूट जाता है। चारों ओर से बाढ़ से घिरे गांव में एम्बुलेंस तो नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई। नाव की व्यवस्था भी कैसे कि नाव पर खाट को रखा जाता है और इस तरह उसे स्ट्रेचर बना दिया गया। बच्चे के परिजन उसे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान पर डॉक्टर के पास लेकर गए और तब जाकर बच्चे का इलाज हो सका। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे यहाँ के लोगों के लिए नाव ही बस एकमात्र सहारा है। उसे एम्बुलेंस कह लीजिए, उसके लिए उन्हें जीवन दायिनी एम्बुलेंस कह लीजिए, हर कुछ इस वक्त इन बाढ़ पीड़ितों के लिए ये नाव ही है जो इन्होंने खुद ही यहाँ पर अपनी मदद के लिए रखी है। गाछ पर से गिर गया है, इसको चोट लगा, जान टूट गया। फिर कहाँ ले गया? कुशेश्वर स्थान आए हैं दवाई करवाने। कैसे आए? गांव से कैसे आए? कितना देर में आए? बस टिकर को आए हैं, 10 किलो नाव चला को आए हैं। नदी नाला है, बाढ़ आया है, घर में पानी। कितना देर लगता है आने जाने में? और 2.5-3 घंटे। सबके घर में पानी घुस गए यहाँ पर, मवेशी के यहाँ दिक्कत है, जैसे ओकर बाद जैसे यहाँ पर जे विस्थापित भेल ओकरा जैसे यहाँ के खाना के जैसे कि खाना के लिए यहाँ व्यवस्था कयल गेल है तटबंध पर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। तो कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।